Welcome to today's episode of the Be Sure podcast. Living with epilepsy involves challenges beyond seizures, including stigma and emotional impact. However, with the right treatment and adjustments, many people with epilepsy can lead active lives. To help us better understand this, we are fortunate to have a renowned consultant neurologist with extensive experience in treating epilepsy. Welcome, Doctor. Uh, Good evening. I am Dr. Ashish Rai. I am a neurophysician practicing neurology at Prayagraj. Let's start with the basics. What exactly is a seizure and how does it affect the brain? Seizure basically yes, abnormal electric discharges from the brain. When the electric discharges combine होके एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर पे एक बर्स्ट एक्टिविटी जनरेट करते हैं तो वो सीजर में कन्वर्ट हो जाती है. तो हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से कम्युनिकेट करता है. दैट मीन्स वन पार्ट ऑफ ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल देखता है सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रेन को थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल वो कम्युनिकेट करता है. समटाइम्स ये जो पाथवे हैं उसमें इलेक्ट्रिक जो करेंट्स हैं वो लीक होते हैं और वो एक एबनॉर्मल सर्किट बन जाता है एंड दैट एबनॉर्मल सर्किट कैन लीड्स टू सीजर. What is epilepsy? Epilepsy means when two unprovoked episodes of seizure आ जाएं in absence of any correctable cause. ये definition है. That means इसको अगर हम समझे कि किसी व्यक्ति को अगर सीजर आए, सीजर के बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि ठीक किए जा सकते हैं. तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को कोई सीजर आता है, 2 बार आता है और ऐसे उन कारणों की वजह से आता है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो उसे एपिलेप्सी कहते हैं. दैट Okay. मीन्स सीजर आने के जो करेक्टेबल कॉज हैं जैसे कि फीवर, इलेक्ट्रोलाइट की कमी, इन्फेक्शन, तो इनको एपिलेप्सी नहीं माना जाता, उन्हें सीजर की कैटेगरी में रखते हैं. आप कॉज जो कारणों को ठीक करें, सीजर ठीक हो जाएगा. What are the different types of seizures? And do they affect people differently? Yes, there is a broadly two types of seizure. Generalized seizure in which all bodies involved होती है और स्टिफनेस आती हैं, अप रोलिंग आई बॉल, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं. उस जनरलाइज सीजर में भी मल्टीपल कैटेगरी है लेकिन ब्रॉडली जनरलाइज सीजर और फोकल सीजर में डिफरेंशिएट करते हैं. फोकल सीजर मींस बॉडी का कोई एक पार्ट इन्वॉल्व होता है. समटाइम फोकल सीजर जनरलाइज सीजर में कन्वर्ट हो जाते हैं. फोकल सीजर लाइट कैटेगरी होती है और डेंजरस ज़्यादा नहीं होते. जनरलाइज सीजर डेंजरस होते हैं. वो अगर 5 मिनट से ज़्यादा जनरलाइज सीजर आए तो उसे स्टेटस एपिलेप्टिकस एक स्टेट कहते हैं. ये एक एब्सोल्यूट मेडिकल इमरजेंसी जो सीजर वाले पेशेंट, एपिलेप्सी वाले पेशेंट को एक बहुत ही डेंजर कंडीशन में ला सकती है. I see. Now, can you explain what causes epilepsy? Is there always a known cause? एक्चुअली अगर हम कॉज पे देखें तो हाफ ऑफ पेशेंट we didn't get any cause. That means 50% patient we not find any apparent cause, and rest half of the patient, the most common cause is infection and rest abnormality, some tumor or post traumatic gliosis. So these are some basic causes, and 10 to 15% cases genetic also. So 50% still we didn't get any cause. Well, that's really helpful to understand. Well, what are some of the signs or symptoms of epilepsy that caregivers should look out for? There is some early sign and symptoms which
every caregiver patient के they should know about that. First of all, सीजर पेशेंट जो कि एक नॉन एपिलेप्टिक पेशेंट है, behavioral abnormality the caregiver can notice. Second, headache may precede seizure. Some vision abnormality or speech abnormality, or sometime इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट, कोई एक हाथ हिलना चालू करे और उसके बाद पेशेंट को जनरलाइज सीजर डेवलप होता है. समटाइम इंसोम्निया, सीजर के अटैक आने से एक दो दिन पहले पेशेंट की नींद कम हो जाती है. समटाइम वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन. सो सब प्रेसिडिंग सिम्टम्स में हेडेक, पेन एब्डोमेन, बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटी, नींद कम हो जाना, मेमोरी इम्पेयरमेंट, इन्वायरमेंट से कट ऑफ हो जाना, कम्युनिकेशन एबनॉर्मल हो जाना, ये सारे कुछ, और किसी एक बॉडी पार्ट का हिलने लग जाना, ये सारे अर्ली प्रीसीडिंग सिम्टम्स होते हैं सीजर आने के पहले. Now let's talk about something that many people with epilepsy face: stigma. Can you tell us why epilepsy is often misunderstood? Yeah, definitely. Epilepsy is a very bad stigma for our society, because ये बिलीफ है सोसाइटी में कि एपिलेप्सी का पेशेंट कभी ठीक नहीं होता. बट विथ न्यू एरा, विथ न्यूअर मेडिसिन, 70%, मोर देन 70% पेशेंट सीजर फ्री हो जाते हैं. एंड मेनी पेशेंट एटलीस्ट जो करेक्टेबल कॉज है, दैट मीन 50% जो डिटेक्टेबल कॉज वाले हैं वो तो कंप्लीट रिकवरी हो जाती है. रेस्ट ऑफ द 50% में 70 to 80% सीजर फ्री हो जाते हैं. सो अनट्रीटेड पेशेंट अराउंड 10 to 15% है, जो कि होल ऑफ द जनरल पॉपुलेशन में बहुत कम है. बट देयर इज अ स्टिग्मा कि पेशेंट ठीक नहीं होता, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ जाती है. और सबसे बड़ा स्टिग्मा कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में शिफ्ट होते हैं. सो अगर कोई लेडी है जिसको एपिलेप्सी है, उसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है. सो दीज आर द स्टिग्मा, बट इट्स नॉट ट्रू. इट्स ऑलमोस्ट अ फॉल्स बिलीफ. और इवन प्रेग्नेंट वुमेन जिसको एपिलेप्सी है, या इवन अ वुमेन विथ एपिलेप्सी सक्सेसफुली कंसीव कर सकती हैं. और देयर इज सम मेडिकेशन, सो डॉक्टर से कंसर्न होना चाहिए. द लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज अ बिग रीजन फॉर स्टिग्मा. Absolutely. Now let's move on to managing epilepsy. What are the common triggers for seizures that patients and caregivers should be aware of? Yeah, this is very important. Every caregiver should know about common trigger. First of all, fever. You can't control fever, so every year everyone had fever almost. So बेसिकली थॉट ये होता है कि अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी की दवा चल रही है और उसने कोई और मेडिसिन या कोई और डिसऑर्डर हो गया तो वो उसकी मेडिसिन स्टार्ट करता है, तो यहाँ अपनी सीजर की मेडिसिन को स्टॉप कर देता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन शुड नॉट स्टॉप एट एनी कॉस्ट. किसी भी कंडीशन में एंटी एपिलेप्टिक स्टॉप नहीं करनी है. अपने डॉक्टर से अगर आप कंफ्यूज हैं तो जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उससे कम्युनिकेट करके कंडीशन को समझें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अदर मेडिकेशंस के लिए एंटी एपिलेप्टिक स्टॉप नहीं करनी. रेस्ट, फीवर आ रहा है तो फीवर की मेडिसिन तुरंत लेनी है. इंसोम्निया प्रिवेंट करना है. इंसोम्निया मीन्स रात को जागना नहीं होना चाहिए, कोई भी फंक्शन नाइट में अटेंड नहीं करना है. सीजर का पेशेंट को फिक्स टाइम पे, फिक्स डोज, फिक्स्ड ब्रांड के साथ मेडिसिन लेनी है. इवन ब्रांड भी चेंज नहीं होना चाहिए जिस ब्रांड की मेडिसिन आप ले रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंट ब्रांड चेंज करने पे भी सीजर एपिसोड आ जाते हैं. और एक बार सीजर एपिसोड आया तो सीजर के 2 ईयर का कोर्स उस दिन से फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, या 2 to 3 ईयर का कोर्स. दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक. एंड
डाइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर पेशेंट वेट गेन करता है तो उसकी डोज भी बढ़ जाती है, इसलिए डाइट भी हेल्दी डाइट रहनी चाहिए। बिकॉज हम मेडिकेशन के बाद पेशेंट को हंगर, पेशेंट की एपेटाइट बढ़ जाती है, तो मेनी पेशेंट ऑन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग वेट गेन करते हैं। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप प्रॉपर इंपॉर्टेंट है। कोई भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, उसको अर्ली ट्रीटमेंट प्रॉपर इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन टाइम पे लेना इंपॉर्टेंट है, एंड एट एनी कॉस्ट मेडिसिन स्टॉप नहीं करना विदाउट डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट के एडवाइस के मेडिसिन स्टॉप नहीं करना। Thank you so much, Doctor. To wrap up, could you share some safety tips to help prevent injuries during seizures? Safety injury, first of all, if anyone found किसी भी पेशेंट को सीजर आ रहा है, तो सबसे पहले उसे लेटरल पोजीशन पे करवट रख लें और उसकी बॉडी से कोई भी डेंस के करीब कोई भी डेंजरस ऑब्जेक्ट लाइक स्टोन है या फिर कोई ऐसी चीज जो शार्प है जिससे उसे बॉडी में नुकसान हो सकता है, तो उसे हटा दें। तो आपको कहीं भी अगर कोई पेशेंट सीजर का मिले तो उसे पहले लेटरल पोजीशन कर लें और उसको सेफ पोजीशन पे, सेफ स्टेटस पे रखें। उसकी बॉडी जो हिल रही है उसको पकड़ के रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो जब तक सीजर एक्टिविटी चलेगी वो बॉडी मूवमेंट होगी और उसको अगर आप स्टिफ करेंगे या रेजिस्ट करेंगे तो फ्रैक्चर भी हो जाते हैं समटाइम। तो पहला ये है कि अवॉइड बॉडी को किसी भी डेंजरस ऑब्जेक्ट से दूर कर देना। अगर कोई पेशेंट जो रिफ्रैक्टरी सीजर का है, जिसको घर में रोज सीजर आ रहे हैं, तो उसके कमरे में ऐसे कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए जिससे उसको हेड इंजरी हो और फर्दर प्रॉब्लम हो। दूसरा, ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको रिफ्रैक्टरी सीजर्स आते हैं, कुछ नेजल स्प्रे आते हैं, जो नेजल स्प्रे वी कैन यूज, और जब सीजर आए तो उसको अर्ली स्टेज पे टर्मिनेट कर सकते हैं। Thank you so much, Doctor. This has been incredibly informative and helpful. We hope today's discussion helps listeners better understand epilepsy and how to support themselves or their loved ones, of course. Any final thoughts? फाइनल थॉट, एपिलेप्सी से अफ्रेड ना हो, डरे नहीं, उसे जानें, समझें, डायग्नोज करें और टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और कोर्स कंप्लीट करें। तो एपिलेप्सी ट्रीटमेंट इज अ जर्नी, जिसे पूरा करने पे आप उसे सक्सेसफुली क्योर कर सकते हैं। बीच में छोड़ने पे ही आप एक ट्रैप में फंस जाते हैं और मल्टीपल ड्रग्स लेना और मल्टीपल मेडिकेशन बढ़ जाना और इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट की ओर चले जाना। एपिलेप्सी को समझें, घबराएं नहीं। Thank you, Doctor. And thank you to our listeners. Until next time, take care and stay informed.